So hello बच्चा लोग, welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन को चुन चुन के मारा, राइट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के तमाम उन क्वेश्चंस को जान से मारेंगे, यानी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। चलिए पहला सवाल करते हैं। यहाँ कह रहा है बच्चा लोग, एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास ना 200 ग्राम है। तो हमने एक स्ट्रेट वायर इस तरीके से ले लिया और इसका मास जो है वो 200 ग्राम दे रखा है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 200 ग्राम ऑफ मास इज गिवन एंड लेंथ जो है बच्चा वो 1.5 मीटर है। तो इसका लेंथ भी वायर का 1.5 मीटर है। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब कैरीज कर रहा है, ये कितना एम्पियर करंट कर रहा है? 2 एम्पियर। हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, तो मैंने यहां तक कर लिया। इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर, ऐसे मिड एयर में लटकाया हुआ है, बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से, ये रहा देखिए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिखा रहा है वो इस तरीके से है, जो कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही है, ऐसे इस तरीके से आप मानिए तो हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से दिखा रहा है वो। तो एक टेबल समझ लो, ऐसा ऐसा टेबल है, उस टेबल के ऊपर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है क्रॉस में, जो कि टेबल के पैरेलल हो गई, टेबल के अलोंग हो गई। ये करंट है, नीचे की तरफ आपका mg लगता है। सवाल पढ़ लेते हैं क्या है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा जरा सोचो, ये हवा में लटका हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज हवा में लटक रही है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि उसे जरूर कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका मास ऑलरेडी गिवन है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, तो इसे कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि इसमें से करंट चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऊपर से इसका लेंथ है। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, सांप का रहता है बिल में, IL क्रॉस P, करेक्ट। तो ऊपर की तरफ 100% बच्चा लोग, ये आपका ILB लग रहा होगा जो उसको बैलेंस कर रहा है। अदरवाइज टप पकड़ के कहाँ आ जाता, टप पकड़ के कहाँ था बच्चा लोग, नीचे आ जाता। सो क्योंकि ये बैलेंस है, इसीलिए mg इज इक्वल टू IL एंड देन भी। अब आप बोलेंगे सर ILB साइन थीटा होता है, वेर व्हाट इज थीटा? थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन IL एंड देन B। आप ध्यान से देखो, तो जो B है वो ऐसे है इनसाइड और IL है ऐसा, तो एंगल कितना हुआ? ऑफ कोर्स 90 डिग्री। तो इसको आप लिखेंगे नहीं, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अब आप यहाँ से B को सब्जेक्ट बना लो एंड नाउ इट्स इजी फॉर यू। अब आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला सवाल आपका हो गया डन। खास बात यहाँ पर ध्यान रखें डायरेक्शन का, क्योंकि अगर डायरेक्शन आप अच्छे से सीखते चले जाएंगे ना, तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर 0.65 टेस्ला हो जाता है। ये तमाम जो भी मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक पढ़ा चुका हूँ, चौथा चैप्टर है, इन सभी के सॉल्यूशन जो भी मैं लिखता हूँ हमारे टेलीग्राम में आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है बच्चा। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसएसपी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी 40,000 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पर रेडियस बोलता है पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास चार्ज हम सब जानते हैं, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू इट। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैक्सी देवता हमें परेशान करना शुरू कर दी है, बट इस सिचुएशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और अगर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंट्री मारता है तो वो सर्कुलेट हो जाता है, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, mv अपॉन में QB। शुरुआत में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल में सवाल बड़े आसान होते हैं। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा, यही पूछा ना पहले, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस हो गया। और क्या पूछा बच्चा लोग, मूविंग एट स्पीड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इतना, सो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी सिंपल सा इक्वेशन है, F इज इक्वल टू QB अपॉन में 2πm। अगर आप भूल जाओ तो आप V के जगह पर क्या लिख सकते हो, R इंटू ओमेगा। तो जब हम यहाँ लिखेंगे R इज इक्वल टू M, V के जगह पर R इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई QB, तो देखिए इस R से R को कट जाना है ना। तो ओमेगा आपका क्या बचना है, ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन में M, एंड वी ऑल नो दैट ओमेगा इज व्हाट, दैट इज 2πf। सो F is equal to QB upon में 2πm. Here is your final answer. So you can put the value of charge, which is 1.6 10 to minus 19 coulomb. Magnetic field is given. 2pi is already constant, my प्यारा बच्चा party. And then you have mass, which is 9.1 10 to minus 31. Easily you can calculate by putting all the values. You'll be getting your answer. Where is the answer? ये रहा 17 गुणे 10 की खाते 6 हर्ज और सेंटीमीटर में आपका रेडियस आ जाएगा। कुछ और भी इस सवाल के अंदर पूछा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये देखो एक और सवाल पूछता है कि व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास में बच्चा देखो स्पीड है, तो अगर स्पीड है तो एनर्जी वो चल रहा है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप मास रखोगे 9.1 10 पावर माइनस में 31, वेलोसिटी आप देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, 10 का स्क्वायर मारा 7 का 14, तो ये आपका आंसर किस में आ रहा था, जूल में। बट हमें आंसर किस में चाहिए, ईवी में। हम एक फैक्टर जानते हैं कि 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, यानी मेरा आंसर जूल में है। अब मुझे अपने आंसर को ईवी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी कि आपका आंसर इज नाउ गोइंग टू बी इन ईवी, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर इज योर सिंपल आंसर। चलिए, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेट करके। तो आपका आंसर देखो 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल आपके एनसीईआरटी का। हाँ, अब यहां पर साइक्लोट्रॉन आ गया। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10 की घाते मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज। एंड व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सीलरेटिंग द प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन को एक्सीलरेट करने के लिए आपसे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। तो बहुत ही सिंपल, फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा, QB अपॉन में 2πm। क्या आपके पास में चार्ज है, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज प्रोटॉन को एक्सीलरेट करा रहा है, तो प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है जितना कि आपके इलेक्ट्रॉन पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, देखिए ध्यान से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो पूछा ही है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है, और ये मास भी गिवन है प्रोटॉन का, यू नो दैट। तो यहां से आप बी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज। जब आप साइक्लोट्रॉन का टॉपिक हमसे पढ़ेंगे तो इस तरीके से रहता है। यहाँ पर बच्चा लोग ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए जाते हैं, फिर यहाँ पर एक AC सोर्स होता है, बड़ा ही सुंदर सा ये जो है एक्सपेरिमेंट रहता है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगातार रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे चलता है, फिर यहाँ पर एक आयंस होता है जिसमें से धबाक करके निकलता है। बड़ा ही प्यारा तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है, आप जरूर अगर फिजिक्स को फील करना चाहते हो तो ये टॉपिक देख लेना। इसमें जो दूसरा सवाल बोलता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटर, तो यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमें हाफ mv स्क्वायर चाहिए। सो हाफ mv स्क्वायर में अपने आप से पूछो, मास है आपके पास में, बिल्कुल है। वेलोसिटी है क्या, नहीं है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, तो देखिए एक बार आपके पास में फ्रीक्वेंसी आ जाए, कहाँ है फ्रीक्वेंसी, ये रहा फ्रीक्वेंसी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम v कैसे निकाल सकते हैं। सो r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई qb। सो v इज इक्वल टू qb, v इज इक्वल टू qb। अच्छा, यहां से यही चक्कर है कि हम ये कैसे निकालेंगे। ओके, जरा और तरीके से, अलग तरीके से सोचते हैं कि हमें वेलोसिटी कैसे मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, डोंट वरी। v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई कैपिटल T फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा, बट r हमारे पास, यस आ तो गया। ये देखिए, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर, डीज के अंदर वो डी जो गैप होता है, और समय कितना लेगा, सर्कल में घूम रहा है तो कैपिटल T जितना टाइम लेगा, और हम सब जानते हैं कि 1/t इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो ये बच्चा लोग हो जाएगा 2πr एंड देन f। r हमारे पास गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर। यहाँ रखिए, फ्रीक्वेंसी भी रखिए, वेलोसिटी निकल जाएगा, आप यहाँ पुट करिए, पहले आपका आंसर जूल में आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है किसमें, किलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में। तो पहले समझिए मेगा क्या है। जैसे गीगा होता है ना बच्चा, वो 10 पावर 9 याद रखने के लिए, गीगा में 6 रहता है, उसका उल्टा कर दीजिए तो 9, और मेगा में आपका 10 पावर 6 होता है, तो आपको 10 पावर 6 ईवी में लाना है। तो आप क्या करिएगा कि आपका ये जो आंसर जूल में आए उसको डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस में 19। अभी आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। प्लीज ट्राई करिए, इस प्रोसेस को फॉलो करना। एंड इफ यू आर माई ट्रू असेसमेंट बच्चा पार्टी, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हमने 4.4 में ये सारी चीजें करी जो आपने बताई, ठीक। फिर क्या करना बच्चा, आपको किस में लाना था, मेगा में। तो आप इस इक्वेशन में 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 पावर 6 से डिवाइड करना। यहां आपका जो भी आंसर आएगा उसको पूरा सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो आपका आंसर डायरेक्टली किस में हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में। नाउ इट्स इजी, कितना सिंपल था। अगर मुझे मेगा में आंसर लाना है तो मैंने ऑलरेडी 10 पावर 6 से डिवाइड और ये किया, जिससे कि हमारा आंसर आसानी से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए, और नीचे वाले 10 पावर 6 को ऊपर वाले के साथ सॉल्व कर लेना है। इट्स इजी, नाउ यू कैन कैलकुलेट। तो देखिए पूरा आंसर आपका निकल करके आता है 7 MeV। यहाँ से ये स्पीड जो है आपका इतना है,
और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग वो आपका 0.66 टेस्ला है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये तो हमने चाणक्य नीति के अंदर भी कराया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक एलिमेंट दिया है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी आया हुआ, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ये देखिए वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बायो सावर्ट का इक्वेशन लगा देंगे, दैट इज म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। जरा सोचिए ये साइन थीटा क्या था। बायो सावर्ट का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये करंट, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल, तो इस डीएल से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वाला एंगल थीटा था। अब यहाँ पर डीएल ये है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो एंगल कितना हो गया डीएल और इसके बीच में 90 डिग्री। तो हम थीटा को कितना रख देंगे 90। म्यू नॉट कितना 4 पाई 10⁻⁷। आई दिया है क्या जी बिल्कुल 10 एम्पियर दिया है। डीएल दिया है क्या जी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। थीटा हमारा 90 हो गया, 4 पाई पता ही है, आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज 0.5। इजिली यू कैन कैलकुलेट दिस, सिंपल। अच्छा, अगर आईडीएल जो है आप ऐसे ले रहे हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज बच्चा लोग, सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन कि आईडीएल, और फिर अगर करंट ऐसे है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अपनी थंब को ऐसे रखिए करंट के डायरेक्शन में, हाथ चलाइए तो देखिए आपकी 4 उंगलियां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड होगा। अगर ये एक्स है ये वाई है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो गई के कैप। यानी आपका इधर जो भी आंसर हो अगर उसे आपको रखना है किस में, वेक्टर फॉर्म में, सो इट इज गोइंग टू बी इन दी जेड डायरेक्शन। क्लियर बच्चा लोग, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, बट बच्चे क्या होते हैं डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख करके। स्टूडेंट सारे सोचते हैं अरे सर कैसे पढ़े, आपकी जगह हम थे तो हमारे साथ भी यही होता था, चिंता ना करें। बट आइए आपके डर को खत्म करते हैं, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म is having a wonderful theme that is come let's fall in love with physics। एडिक्शन जोन है, फिजिक्स एडिक्शन जोन है। तो देखो यहाँ पर है ना ऐसे सेगमेंट दिया हुआ है, ये स्ट्रेट कर्व और ऐसा। सवाल पहला पढ़ लेते हैं कि भाई इनका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस का कर्व इस तरीके से दिया है। कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। ठीक है, तो हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द सेंटर ऑफ द आर्क। करंट वगैरह दे रखा है जी बिल्कुल दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, देखिए बच्चा आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। सिंपल इक्वेशन, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷, तो ये आपका 10⁻⁷, नीचे वाले 4 पाई से कट जाएगा। करंट कितना है 12 एम्पियर, आप देख सकते हैं। थीटा माय डियर फ्रेंड, थीटा जो होगा वो हमेशा आर्क की तरफ से ही लीजिए, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है थीटा 180, यानी इसकी वैल्यू हुई पाई। और फिर आर, रेडियस कितना है, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10 की घाते -2। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया 6 पाई इंटू -7 + 2 यानी कि -5 टेस्ला। ये आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब इसमें एक और सवाल बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, यानी ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है इसकी वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, या ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना है। तो वीडियो को रोकिए और आंसर इन द कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपने मुझसे पढ़ा है अच्छी तरीके से, अगर नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे लेक्चर्स के अंदर। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है कि जब वायर के एक्सिस पे ही आपका वो डिजायर पॉइंट हो जाए जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चा लोग, तो वो तो जीरो हो जाता है। कैसे, क्योंकि बायो सावर्ट कहता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पर आइडियल और थीटा के बीच में एंगल कितना, तो देखो आइडियल भी ऐसा है और ये पॉइंट भी यहाँ है, तो एंगल ही कितना हो गया 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 हो गया तो भजिया आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेट मी क्लियर दिस थिंग, भजिया मतलब 0, ठीक है। और फॉर ऑल द गुजराती स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ भजिया। हाँ, बाकी बच्चा पार्टी भी कह सकते हैं। बिहार वाले बच्चा लोग लिट्टी चोखा, बनारस वाले बच्चा लोग दालो भातो, नहीं ये तो हमारे बंगाल साइड का हो गया। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बच्चा लोग 0। सेकेंड में बोलता है इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कुलर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल। बड़ा ही सिंपल है, कह रहा है कि ये जो सर्कुलर आर्क है ये कंप्लीट लूप होता तो उससे कितना डिफरेंट है। बहुत ही सिंपल बच्चा, अगर कंप्लीट लूप होता तो इसका जो आंसर होता वो आपका होता म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 टर्न है तो 1 हो जाएगा।
लेकिन जब आप इसे आधा कर देंगे तो इसका आंसर एग्जैक्टली इतना ही आएगा। तो आपको ये लिखना है कि सेमी सर्कुलर आर्क का आंसर कंप्लीट लूप का हमेशा आधा होता है। डन, ठीक है। तीसरे में, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if the wire were went into the semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in figure this। यानी इसी को आप इस तरीके से कर दो तो फॉर्मूला तो अभी भी वही लगेगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। तो ना तो आप रेडियस चेंज कर रहे हो, ना ही तो आप आई की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से चेंज होगा भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर करंट इस दिशा में है तो मैंने अपना 4 फिंगर्स को रखा करंट के डायरेक्शन में, मेरा थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है। सो फॉर दिस द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट लुक एट द करंट का डायरेक्शन। आई एम कीपिंग माय 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपनिंग द फिंगर्स, अपने थंब को ओपन करिए तो थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा चेंज होगी लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, हिंदी भी बोल देता हूँ, वो कांस्टेंट रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रियलिटी में अगर बाबा एसएसपी से पूरी फिजिक्स हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हो, आई नीड योर मैक्सिमम कमेंट, आई नीड योर मैक्सिमम कमेंट माय डियर स्टूडेंट। लिख डालो, भर डालो कमेंट सेक्शन के अंदर, यस वी वांट बाबा एसएसपी इन हिंदी माध्यम। यू विल सी माय लेक्चर सून ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। अगला सवाल, कंसिडर अ टाइटली वाउंड 100 टन्स coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere, what is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? बच्चा लोग अगर इस सवाल का जवाब हम दें तो हमारा फिजिक्स पढ़ाना व्यर्थ है, आपका हमसे पढ़ना व्यर्थ है। कमाल करते हो, कॉइल की वजह से पूछ रहा है, 100 टर्न्स दे रखा है, रेडियस दे रखा है बच्चा लोग, ठीक है, और सब कुछ दे रखा है। तो इसका कॉइल की वजह से क्या होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। कमाल करते हो बच्चा लोग, बस वैल्यू रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये लीजिए। चलिए अगला सवाल, ये एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैंने इस पर बहुत सारे फिजिक्स के मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, ट्रिक्स वीडियोस होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। आप उनमें भी देखोगे तो इसे याद करने का तरीका ही बताया। चलिए आज यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। मुझे सवाल याद है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई एक सेमी सर्कुलर जो है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है और उसके अंदर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए हम एक अलग से स्लाइड पर चलते हैं। वाइट हिले, ठीक है, चलिए वाइट पे करते हैं। तो बच्चा जब आप वायर को जूम करोगे तो थोड़ा सा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पक्की बात है। ये उसका एक्सेस हो गया, बराबर। और इस एक्सेस में से जो चलने वाली करंट है वो कैपिटल आई है। पूरे कंडक्टर से चलने वाली करंट आई ही होती है, लेकिन अगर आप अलग अलग पॉइंट से जाइएगा तो वो बदल जाता है। फिर इसका जो रेडियस है बच्चा लोग वो ए दे रखा है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसके बाहर। जब आप इसके बाहर जाइएगा तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि एक क्लोज लूप लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये देखिए हमने क्लोज लूप लिया। तो इस क्लोज लूप के लिए जब आप लगा देंगे बी डॉट डी एल, ये क्या है बच्चा? तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, म्यू नॉट एंड देन दिस इज सिग्मा आई। व्हाट इज सिग्मा आई? सिग्मा आई बेसिकली होता है कि जो लूप आपने लिया उस लूप की टोटल करंट। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो यही आएगा। तो ये आपका हो गया बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताइए इस क्लोज लूप के अंदर कितनी करंट है? इस क्लोज लूप के अंदर सिंगल एक ही करंट चल रही है और वो है आई। तो हमने आई लिखा, दो होता तो बात अलग हो सकती थी, बट यहाँ पर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ समझ में आ गया। अच्छा ये थीटा क्या है? थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्मॉल एलिमेंट विच वी हैव टेकन ऑन द लूप। यानी लूप जैसे ये मान लीजिए ये है लूप, बराबर। ये डीएल और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आ रहा है के बीच का एंगल, जरा ध्यान से समझना। इधर देखो बच्चा लोग, ये करंट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बन रही है। तो देखिए मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम दिशा में है, तो व्हाट इज द एंगल? ऑफ कोर्स थीटा 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये आपका हो गया बी, इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हुआ डी एल एंड देन म्यू नॉट आई। चलो बताओ ये क्लोज लूप डीएल किसका है? इस एम्पियर सर्किटल लूप का है। तो इसका पूरा का पूरा लेंथ कितना हुआ? अगर आर रेडियस है तो टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, विच इज 2 पाई आर, है ना? राइट सर। तो ये आ गया, यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसे आप कहेंगे कि जब आप आउटसाइड हैं तो ये फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा अगर सरफेस पर होते
तो 2 पाई ए हो जाता, क्योंकि जब आप यहाँ खड़े हो सरफेस पर हो तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर, रेडियस के बराबर है। जब बाहर जा रहे हो तो फिर 2 पाई आर। इट्स वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अंदर क्या होगा। तो आइए देखिए, जब आप अंदर जाओगे तो अंदर मान लो कि ये पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट्स से पॉइंट क्यू, ठीक, क्यू पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, तो क्यू पॉइंट पर भी आपको लेना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए, आपने एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए इस तरीके से बनाया। सवाल ये उठता है कि अभी अभी जो जस्ट मैंने सर्कुलर लूप बनाया, मैं एक बार फिर से उसको मार्किंग करता हूँ ब्लैक से, क्या इस एम्पियर सर्किटल लूप के अंदर भी करंट आई ही है या डिफरेंट है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जरा सोचिए कि अभी जो सचिन सर ने अंदर लूप बनाया है उसके अंदर भी करंट उतनी ही है जो इस पूरे में से चल रही है? माय डियर स्टूडेंट, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जो ये करंट आई था वो पूरे कंडक्टर का था, यानी क्रॉस सेक्शन ए है तो उसके लिए करंट आई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन ए? हैव यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी? यानी एरिया के हिसाब से करंट चेंज हो जाता है। तो जब पूरा ए है, इसका मतलब बच्चा, यहां देखो लिखता हूं मैं, पाई ए स्क्वायर था तो करंट आपका आई है, द मेन करंट। लेकिन जब पाई, ये डिस्टेंस को हम क्या माने आप बता दो। चलिए, इसको हम ले लेते हैं R1 सरलता के लिए, ठीक है, ताकि R और उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो जब पाई R1 स्क्वायर है तब उस वक्त मिलने वाली करंट को आई डैश कह दो या आई एनक्लोज्ड कह दो, जो कि इसके अंदर है, इस काले वाले डिपार्टमेंट के अंदर है। हमें नहीं पता, हमने आई एनक्लोज मान लिया। ऐसी चीजों को मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो आई एनक्लोज्ड पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई पाई R1 का स्क्वायर। देखिए, पाई से पाई कट रहा है बच्चा, तो पाई से पाई कट गया, यानी आई एनक्लोज्ड निकल कर आया। अभी पता चलेगा आपको कि हम आई एनक्लोज निकाल भी क्यों रहे हैं। उसका रीजन है, जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ अभी लगाओगे इतने डिपार्टमेंट का, तो यहाँ का करंट हमें पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे आई एनक्लोज्ड। फिर से समझिए, जब ए क्रॉस सेक्शन था तो चलने वाली करंट आपकी आई है, लेकिन जब R1 क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई R1 स्क्वायर है तो चलने वाली करंट आई एनक्लोज्ड है। अब आप लगा सकते हो इस पर्टिकुलर ब्लैक वाले के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ विच सेज B डॉट DL म्यू नॉट सिग्मा आई। फिर से वही कहानी, BDL के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, सो क्लोज लूप BDL म्यू नॉट सिग्मा आई। बच्चा सिग्मा आई कितना, सिग्मा आई कितना, आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी, आई R1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट। तो B क्लोज लूप DL, और क्लोज लूप DL की वैल्यू कितनी, 2 पाई R1 है ना। तो ये 2 पाई R1 हुआ म्यू नॉट आई R1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए क्या कट रहा है, यहाँ पर तो कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज कटा, R1 से ही कट जाएगा। सो फाइनली हमें B मिल जाएगा इनसाइड के लिए म्यू नॉट आई R1 अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अंदर के लिए ये फॉर्मूला लगता है, बाहर के लिए ये इक्वेशन है, और सरफेस के लिए ये। अगर आप इनका ग्राफ देखें, दिस इज B वर्सेस R, तो सरफेस तक, यानी कि जब तक आपका R इज इक्वल टू A होता है, तो ये सिचुएशन में देखिए B प्रोपोर्शनल टू R1 है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। बाद में वो घटता है बाहर इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ है, यानी R इज इक्वल टू A पे मैक्सिमम है, फिर ये घटता है। तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। समझे बात को बढ़िया से, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आप लिख लिख करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चा बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं होता। अगर आप अपने सब्जेक्ट को बहुत प्यार करते हो तो आप हमेशा नई नई चीज़ें ढूंढते हो, तभी मैं इतने सारे ट्रिक्स बना पाता हूँ। सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन फिजिक्स, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, और फिजिक्स के साथ प्यार कर बैठें, और किसी के साथ ना, फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आज यहाँ पे, जिसकी वीडियो भी बनी हुई है, तो आप शॉर्ट वीडियोस को भी फॉलो किया करो, फिजिक्स ट्रिक्स बाय SSP सर। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम आउटसाइड की बात कर लेते हैं। तो आउटसाइड का फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू नॉट आई 2 पाई R। जब आप सरफेस पर आते हो तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई A। जब आप अंदर आते हो बच्चा, तो आप अपने आप से बोलो कि यार अंदर हो, तो अंदर हो तो ऑफकोर्स इसका आधा तो हो ही जाएगा, मतलब कम तो होगा ही। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। देखो, जब आप अंदर आ गए हो तो यहाँ पर
आधा इन द सेंस रेडियस तो चिपकेगा ही, कौन सा रेडियस, जो अंदर वाला है, तो r1। अगर ऊपर आ गया तो फिर नीचे वाले को भी एक बार स्क्वायर कर ही दो ना, नहीं समझे? आप ऐसा समझिए कि जब आप अंदर गए तो अंदर वाले रेडियस को खुश करो r1, और यहाँ नीचे इस वाले रेडियस को खुश कर दो, तो दोनों रेडियस रेडियस है तो बैलेंस में ही है टेस्ला, तो ये आपका चिपक जाएगा और ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द वे टू रिमेंबर, चॉइस इज योर्स, आप कैसे याद रखते हो। ठीक, चलिए बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये सारे सॉल्यूशन भी हमने साथ साथ में दिए हैं, तो ये शीट जरूर डाउनलोड कर लिया करो, ये आपको टेलीग्राम में मिलेगा। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सिंपल है। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ इतना, हैज रेडियस इतना, इट इज मेड ऑफ 500 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो हम सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं वो इतना होता है, दैट इज L। क्या आपके पास म्यू नॉट है? बिल्कुल, N है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, I आपके पास में लेंथ है, सब कुछ रखिए बच्चा, आंसर लाइए। अगर इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताने लगा, कॉन्सेप्ट सिखाने लगा, तो मेरे फिजिक्स पढ़ाने पर समझ गए। और आपके ऐसे क्वेश्चन को देखने पर भी इस पर टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। कभी कभी काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं तो लोगों को लगता है यार वो ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं है, समझने की बात होती है। आइए समझते हैं इसको। So the horizontal component of the earth magnetic field at a certain place is 3 times of 10⁻⁵ Tesla। तो horizontal component of earth's magnetic field इतना दे रखा है, and the direction of the field is from geographic south to geographic north। चलिए बना लेते हैं, ये geographic south, ये geographic north, ऐसा दे रखा है, तो ये magnetic field का डायरेक्शन है। और कहता है बच्चा कि a very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere and what is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and in the direction of current is east to west। तो चलिए, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, दिस इज बेसिकली करंट। साफ साफ दिख रहा है यार कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और लेंथ है इसका कुछ ना कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स का फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, सांप कहाँ रहता है, बिल में, तो BIL साइन थीटा है ना, IL क्रॉस भी जिसे आप कहते हैं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन IL एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियर तौर पे पता चल रहा है IL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री हट गया, तो ये आ गया आपका BIL। बट कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ। देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमें इसका लेंथ पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जितना भी लेंथ है यूनिट में, तो F/L इज इक्वल टू B इंटू आई। क्या B आपके पास में है? जी बिल्कुल है। I आपके पास में? जी बिल्कुल है। वही आपका आंसर हो गया, खत्म। पहले सवाल का आंसर, ये A पार्ट का। अब B पार्ट का आंसर देखिए। B पार्ट में कहता है साउथ टू नॉर्थ। अगर आप वायर को भी साउथ से नॉर्थ में ही रख दीजिएगा करंट का डायरेक्शन, तो इस स्थिति में करंटवा और मैग्नेटिक फील्डवा का डायरेक्शन थीटा बराबर 0 हो गया। अब भाई साहब थीटा जैसे ही 0 रखिएगा, फोर्स आपका भजिया होगा। लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन, जब भी भजिया बोलो तो समझ जाना आंसर कितना होगा, 0। दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चा 4.11 है। 100 टर्न क्लोजली बाउंड सर्कुलर कोइल ऑफ, बड़ा दिख रहा है बट समझोगे तो बहुत आसान है। 100 टर्न्स दे रखा है, रेडियस दे रखा है, ओके, करंट रखा है 3.2 एम्पियर। पहला सवाल बोलता है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सबसे पहले सवाल का आंसर, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो म्यू नॉट NI अपॉन में 2R, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट द सेंटर। पहले का आंसर निकाल लो आप, इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, NIA से। उड़ीसा वाले बच्चा लोग निया लगाई देवो, जब हम पढ़ाते थे ऑफलाइन में, तो हमारे जितने भी उड़ीसा वाले बच्चे होते थे, हमारी भाषा होती थी कि आग लगा देंगे, तो उड़ीसा वाले कहते थे सर निया लगाई देवो, यही होता है ना, ट्रिक बना गया निया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निया, NIA। N आपके पास में है, I आपके पास में, N है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स देखिए जरा, 100 टर्न्स, सब है, करंट भी है, ठीक है, एरिया भी दे रखा है, कहाँ गया, रेडियस है ना, तो एरिया πr², खेला खत्म। अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं, और भी कुछ दे रखा है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially, that is very important line, initially the axis of the coil
इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी शुरुआत में कॉइल का डायरेक्शन उसके फील्ड के साथ में ही है, तो थीटा कितना बन रहा है 0, शुरुआत में थीटा 0 है। मैं ये पढ़ के कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, आगे मैंने सी क्वेश्चन नहीं देखा है अभी। फिर बाद में बोलता है 90 डिग्री, तो बाद में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ये इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी फाइनल कंडीशन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब सी पार्ट क्या कहता है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क। तो बच्चा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। थीटा पहले 0 है तो इनिशियल टॉर्क आपका 0 है, फाइनल टॉर्क कितना होगा, तो एम बी साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये आपका एम बी है। क्या एम आपने निकाला, जी सर, बी आपके पास में गिवन है, जी सर, अपना फाइनल टॉर्क निकाल लो, खेला खत्म हो गया। इसके बाद क्या कहता है बच्चा, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज दिस। ये हुआ शानदार क्वेश्चन, यानी अब टॉर्क के खेल से हमें ये समझना है कि कॉइल अगर घूमने लग रही है, करंट कैरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो घूमती है, टॉर्क लगा तो घूमना ही हुआ, तो जब टॉर्क लगा तो घूम रहा है, तो कितनी स्पीड से घूम रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ट्राई टू फील दिस पॉइंट। तो ओमेगा हमें निकालना है, दैट इज एंगुलर स्पीड। तो सोचो टॉर्क से हम एंगुलर स्पीड पे कैसे जाएंगे, तो इसके लिए मैं अलग स्लाइड पर आ जाता हूं। देखिए मस्त सवाल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपका हुआ एम बी साइन थीटा। ये तो हमको बहुत नाराज कर देता है मैक्सी देवता हमारे प्यारे से, कोई बात नहीं, अब देखो चलने लगे तो इनको स्लाइड थोड़ा चेंज करना पड़ता है। नाराज तो नहीं हो ना, खुश हो ना, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क का कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें अल्फा आ जाए, बिल्कुल। कैसे पता चलता है सर आपको, तो पापा बराबर मम्मी, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो टॉर्क करता है, जो काम आपका मास करता है आपके रोटेशनल मोशन में इनर्शिया करता है, एंड एक्सीलरेशन आपका अल्फा होता है। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी आई इंटू अल्फा एम बी साइन थीटा। ठीक है बच्चा, अल्फा क्या है, सो अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, करेक्ट। सो व्हाट इज अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। हम पता है ऐसे कैसे निकाले देखते हैं, इतनी सारी लाइट है ना, डर जाते हैं, तो ऐसा देखना पड़ता है, डर जाते हैं जैसे दिन भर काम कर रहे होते हैं तो चमकता रहता है ससुरा। तो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है। अगर सोचो ए की बात करते तो आप ए को लिखते dv बाई dt, ठीक है। तो अल्फा को क्या लिखोगे, अल्फा आपका हो गया डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। पटको काहे के लिए आपको ओमेगा ही तो चाहिए, तो ये आपका हुआ आई डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एम बी एंड देन साइन थीटा। खत्म, खेला नहीं हुआ है बच्चा, आपको ओमेगा चाहिए बट यहाँ पर डी ओमेगा। ओके, कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पर एक और खेल खेल सकते हैं हम लोग। डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से सोचते हैं। जैसे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, क्या मैं यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करूँ, तो देखो ये जो dx बाई डी टी है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। सो इट वुड बी v dv बाई dx, ये आपका एक्सीलरेशन है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर मैं अल्फा यानी कि जो मेरा डी ओमेगा बाई डी टी है उसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करूं, तो जरा सोच के देखिए कि ये डी थीटा बाई डी टी क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स आपका ओमेगा बनेगा। तो ये आपका हो गया ओमेगा डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा। बस अब इसी की वैल्यू को हम वहां प्लेस कर लेते हैं। तो ये जो था आपका अल्फा था और वही आपका क्या हो गया, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, करेक्ट है सर। एंड नाउ वी हैव एम बी साइन थीटा। लैपटॉप पर चार्ज तो हो रहा है ना बाबूजी, ठीक है, सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करे जा रहे हैं और वहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए दिक्कतों का सामना ना हो तो चेक कर लेते हैं बच्चा लोग। डिच क्या हूँ, ठीक है, मास्टर तुम्हारा ससुरा चालाक हो गया है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा एंड देन डी थीटा। ये जो डी थीटा उसको हम यहाँ लेके चले गए और आई को पटक दो कहीं पे भी, यहाँ पटक देते हैं। तो मुझे ओमेगा चाहिए, तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटीग्रेशन ही करूँगा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये शुरुआत में कुछ नहीं था, एंगुलर स्पीड था ही नहीं, तो बाद में 0 से लेकर के ओमेगा हुआ होगा कुछ, या फिर ओमेगा फाइनल। और यहाँ पर एंगल 0 से लेकर के कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये आपका हुआ ओमेगा डी ओमेगा का आंसर क्या होता है बच्चा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और ये आपका हुआ एम बी डिवाइडेड बाई आई एंड दिस इज व्हाट, साइन थीटा। तो चलिए बोलिए साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस।
तो ये आपका आया माइनस में कॉस थीटा, ये आपका हुआ 0 से 90। जब आप कॉस 90 रखेंगे तो माइनस में 0 एंड देन माइनस में माइनस का 1 बिकॉज कॉस 0 इज 1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये आपका 1 हो गया। तो फाइनली जो आपका ओमेगा है वो है बच्चा 2mb अपॉन में i एंड दैट इज ऑल्सो इन अंडर रूट। नाउ सी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट i इज नॉट अ करंट, i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट बच्चा लोग, ये तो शाहरुख खान की भाषा में बोल दिए सर। हे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चा लोग, तुम फिजिक्स पढ़ते हो बच्चा लोग। सरगंदी वाली में मिक्री थी। m दैट इज मास, मास ही ना नहीं सॉरी देखो गलत बता दिए, मास नहीं है बच्चा लोग, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड है और i इनर्शिया है। वैल्यू रखो और आंसर लाओ। बढ़िया तरीके से आपको सिखा दिए, किताब का देखने जाओगे तो प्राण निकल जाता है, राइट। चलो यही है ना भाई, हाँ बिल्कुल यही है, 2mb अपॉन में i, आपका आंसर निकल करके आता है 20 पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं, 12वें सवाल पर। अगला सवाल है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है। कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप इन अ सच अ मैनर, क्या इस पर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेट किया जा सकता है दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ एंड टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। इस चीज को समझना बहुत जरूरी से बच्चा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो चलिए हम मान लेते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ये रहा ऐसा, ये हमने माना करंट कैरिंग, बोला नहीं करंट का डायरेक्शन, तो आई हैव टेकन इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर माय लॉजिक। क्लोक भी ले सकते हो। फिर क्या कहता है, क्या इसमें से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड सेट हो सकती है, यहां पे कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेट किया जा सकता है इस मैनर में कि जिससे लूप टर्न करे अराउंड इटसेल्फ। देखो एक होता है लूप ऐसे ही टर्न करने लगे ऐसे डूइंग, और एक होता है बच्चा लोग कि टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। जाहिर सी बात है ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ बोर्ड के एक्सिस में और ये आपका वर्टिकल है, तो यहां पर मैं ऐसे क्रॉस कर दूं, तो क्रॉस मतलब समझ जाओ ऐसे ये एक्सिस ऐसे बाहर निकलेगा तो डॉट होगा, मैंने मान लिया क्रॉस अंदर ऐसा एक एक्सिस। क्या ये इस एक्सिस के अराउंड घूम सकती है? अगर एक्सिस के अराउंड घूम रही है बच्चा लोग तो इसको कैसे ये घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, समझ गए बात को आप, ये ऐसे घूमेगा। अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन ऐसे हुई, फिर बाद में बच्चा लोग फिर ऐसे हुई, फिर ये पोजीशन ऐसे हुई, समझ रहे हो, इस तरीके से ये घूम रहा है। तो पहले तो आप ये समझो कि घूमेगा क्यों, उस पर टॉर्क लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ नहीं पता मान लो, तो हमने माना कि भाई ये जो लूप है वो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड में है। अब क्रॉस मतलब कैसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अगर इसको ऐसा घूमना है बच्चा पार्टी तो टॉर्क उसी दिशा में लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है m क्रॉस में b। पहले सोचो टॉर्क लगेगा क्या, व्हाट इज m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसी भी क्लोज लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए अपनी 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखें, थंब को खोलें, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आपका डॉट है मतलब आउटसाइड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है। सरलता के लिए ना मैं मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से सेट किया गया है टॉर्क लगाने के लिए उसको डॉट ले लेता हूं, सॉरी बच्चा लोग, उसको मैंने क्या लिया डॉट लिया ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है ठीक बाहर की तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट भी बाहर की तरफ है, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा 0 डिग्री, टॉर्क लगेगा ही नहीं भाई साहब, टॉर्क लगेगा ही नहीं, ये घूमेगा ही नहीं, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं। इसको वर्टिकल घुमाने के लिए टॉर्क ऐसे लगाना है बच्चा बाहर की तरफ, और टॉर्क बाहर की तरफ लगाने का मतलब क्या हुआ ऐसे, तो m क्रॉस p कहां से सेट हुआ, आप इसकी कोई भी पॉसिबिलिटीज चेक करके देख लो। आप बोलो सर क्रॉस लो ना, सर लो क्रॉस ले लो, अब मुझे इसको ऐसे ही घुमाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं तो टॉर्क लगे तो सही, पहले टॉर्क लगेगा ही नहीं। अभी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा, या तो क्रॉस दे सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर, अगर करंट ऐसी ही रही तो इसका m कहां है बाहर, थीटा कितना 180, और साइन थीटा एम बी साइन थीटा एम बी साइन 180 अगेन 0, टॉर्क लगेगा ही नहीं इस सिचुएशन में। यानी इसको ऐसे घुमाने के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी दो, करंट भी चेंज करके देख लो, इट इज नॉट पॉसिबल। गॉट माय पॉइंट, यस। तो इसका आंसर आएगा पॉसिबल नहीं है, पहला पार्ट हो गया।
दूसरा क्या कहता है, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, अगर लूप फ्री है टर्न होने के लिए, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही सिचुएशन लो कि आपका डॉट है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और इस डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने करंट कैरिंग लूप को रखा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ टॉर्क जीरो, और अगर टॉर्क जीरो है बच्चा तो एम बी साइन थीटा के हिसाब से थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। सवाल में यही बोलता है बच्चा लोग कि a circular current carrying loop is located in uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium? मतलब कैसा इसको रखना है, तो आप इसको ऐसा बोलिए कि it should be placed in such a way that normal is perpendicular to, is placed in such a way that the axis of the coil should be normal to the given magnetic field. ये इसकी एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बाहर की तरफ, या अंदर क्रॉस कर दोगे तो भी चलेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में ये स्टेबल रहेगा। क्यों, अभी तो बताया आपको स्टेबल होने का कंडीशन मतलब टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस डॉट रखते हो तो वो भी बाहर है, थीटा जीरो है। आप अगर यहाँ क्रॉस रख दो तो भी चलेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए वी हैव टू प्लेस अ कॉइल इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक्सिस इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। क्या एक तीसरा क्या बोल रहा हूं, अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक लूप कोई नीट में ही पूछा, एक लूप को इरेगुलर शेप में रखा जाए, करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल व्हाई डज इट चेंज टू द सर्कुलर शेप। क्यों ये जो है सर्कुलर शेप में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ये देखिए इरेगुलर शेप का है, इसको अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, जरा सोच के देखिए, जैसे इसमें से करंट चलेगा, करंट चलेगा तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों जुड़ेंगी, राइट। ये थोड़ा सा आगे के चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो होता ये है कि लेंजिस लॉ के हिसाब से ये पूरी तरह से एक्सपैंड कर देगा खुद को, जिससे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए, जिससे फ्लक्स क्या हो जाए बच्चा लोग, मैक्सिमम हो जाए। तो खोता क्या है बच्चा कि जैसे इसके अंदर से करंट आती है तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, और इसके अंदर जो करंट चला उसके से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो बी आपका क्या होगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा, जैसे बी आपको छोड़ दीजिए, आप बी के बारे में छोड़ दीजिए, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू है। आप क्या चाहोगे, फ्लक्स यार मैक्सिमम रहे, फ्लक्स वेरी नहीं करेगा। फ्लक्स अगर वेरी नहीं करेगा तो ईएमएफ नहीं आएगी, तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं आएगी। हमेशा उल्टा होता है, आप कह रहे हो इसके अंदर करंट आ रही है, आप चाहते हो करंट ही ना आए, तो करंट ना आने के लिए क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको फैला दीजिए। बात आई समझ में। तो फ्लक्स को मैक्सिमाइज करना होगा, तो फ्लक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए सर्कुलर शेप ही ऐसा शेप है जो उसका मैक्स टू मैक्स एरिया हो सकता है, तब आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि फ्लक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा होता है। चलिए आइए, ये देखिए लिखा हुआ, इट assumes circular shape with its plane normal to the field, maximize the flux since for a given perimeter a circular encloses the greater area than any other shape। आइए अगला सवाल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इन द सर्किट 4.27, बच्चा सर्किट दे रखा है, 3 वोल्टेज की बैटरी दिख रही, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ एक एमीटर है, जाहिर सी बात है एमीटर होगा तो उसके अंदर गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी होगा शंट का। सवाल पहला ही बोल देता है बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस इतना। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है बच्चा कितना, 60 ओम, बराबर। तो 60 और 3 कितना हो गया, 63। तो आई बराबर पहले का आंसर, आई बराबर में वोल्टेज अपॉन में ये 63, सॉल्व किया आंसर। दूसरे सवाल में क्या बोलता है, इज द गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर। पहले बोलता है खाली गैल्वेनोमीटर लगा था, लेकिन अब उसको एमीटर में कन्वर्ट किया है। तो जरा सोचिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग शंट एंड दैट शंट शुड बी पैरेलल। तो यहां पर जो भी गैल्वेनोमीटर था, माफी चाहेंगे मिटा दिया, वीडियो को पीछे देख लीजिएगा, तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था और उसके साथ आपने शंट लगाया, क्या उसकी वैल्यू दी है, ये रहा शंट। तो अब इस परिस्थिति में आई आपका क्या हो जाएगा, फिर से वही वोल्टेज 3, टोटल रेजिस्टेंस 3,
प्लस बच्चा ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये शंट का रेजिस्टेंस. सो व्हाट यू कैन राइट दैट इज बिकॉज बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल मोड वी डू मम्मी मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन. सो जीएस अपॉन में जी प्लस एस. सॉल्व इट, गेट द आंसर. थर्ड इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस. इसका कोई एमीटर का रेजिस्टेंस ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, बट आइडियल सिचुएशन होता ही ऐसा है कि आप ऐसा मानते हो कि भाई इसका रेजिस्टेंस ही नहीं है. गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कॉइल नहीं है, क्योंकि कॉइल है तो लेंथ है, लेंथ है, वायर है तो रेजिस्टेंस है. बट ऐसा कह रहा है कि भाई साहब मान लो आइडियल सिचुएशन है, तो क्या हुआ, तो आई बराबर वी बटे आर, तो करंट कितना मैक्स चलेगा, दैट इज 1, बिकॉज वी बाई आर इसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो सीधा सीधा 1. दैट्स इट. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम्पल पोर्शन. एक्सरसाइज में आ गए. अच्छा ये लास्ट सवाल था. ओके बच्चा लोग, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं. तो सर्कुलर coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8 cm carries a current of इतना. what is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil. क्या कमाल करते हो बच्चा लोग. कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ni अपॉन में 2r एंड दैट टू एट द सेंटर. दैट्स इट. ठीक, वैल्यू रखिए, आंसर लाइए. चलिए बच्चा अगला सवाल. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर. तो एक वायर है जिसमें से करंट चल रही है 35 एम्पियर की. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर. यही तो होता है फॉर्मूला, खत्म. रखिए वैल्यू, आंसर लाइए. म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर. करेक्ट. अगला सवाल. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ये साउथ डायरेक्शन में एक करंट चल रही है. कितनी है, 50 एम्पीयर की. गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर. तो यहां से 2.5 मीटर की दूरी पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेन वायर है बच्चा लोग, और लॉन्ग वायर है, इसीलिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर. अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से. करंट की दिशा में हमने अपने थंब को रखा और हम अपनी 4 उंगलियों को ऐसे फेरेंगे, तो इस दिशा में देखिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो वैल्यू रखो, आंसर लाओ, हो गया डन. चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल. हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये ऐसे केबल है जो करंट इतनी लेकर के चल रही है, बराबर, जो भी करंट हो. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line. कमाल करते हो बच्चा लोग, फिर से वही सवाल आया. 1.5 मीटर नीचे यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो अगेन वायर है, लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. खैला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमाचम. ये थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है. 4 उंगलियां ऐसे खुपाच कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आउटसाइड. जब भी हम ऐसा करते हैं, डॉट बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा लोग, दैट इज आउटसाइड. ठीक, चलिए कितना आंसर आ रहा है इसका, ये देखो. सो द पॉइंट इज बिलो द पावर लाइन, हैंस अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द साउथ. बराबर. चलो, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला. फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल रहा है बच्चा, बड़ा ही सिंपल. तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या लगाते हैं, जब भी लेंथ की बात करता है तो सांप का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL. सांप बिल में रहता है. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मीन्स F अपॉन L वी हैव टू फाइंड, दैट इज IB, एंड द एंगल इज गिवन विच इज 30 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड यू हैव, करंट इज यू हैव, कैन गेट द आंसर. सिंपल, सो सिंपल. कितना आसान है ये सवाल. चलिए अगला सवाल. 3 सेंटीमीटर का एक वायर है, कैरी करता है करंट 10 एम्पियर, is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is 0.27 Tesla. So what is the magnetic force on the wire? Wow. 3 सेंटीमीटर का एक वायर है, carrying a current of 10 एम्पियर, is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. बड़ा ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखिए. ये आपने सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, ये हो गई सोलेनॉइड की एक्सिस, और इस सोलेनॉइड वाले एक्सिस में मैं ये रख रहा हूं ऐसे करंट. ये नहीं कह रहा है कि करंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. ऐसा एक और क्वेश्चन अभी आएगा एडिशनल में, जहां पर
करंट जो है ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं तो मैं वर्टिकल, ताकि आपको समझ पड़े। तो कह रहा है कि इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी इतना। तो इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये आपको दे रखा है, कितना है 0.27 टेस्ला। समझना बच्चा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, क्योंकि इसका लेंथ हमें पता है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ILB साइन थीटा। तो ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा लोग ऐसे ही है, एंगल 90 डिग्री है। क्या पूछा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स, करंट कितना 10, लेंथ कितना बच्चा लोग 3 सेंटीमीटर, 10⁻² चेंज करना ना भूलें, एंड थीटा दैट इज 90, मैग्नेटिक फील्ड भी है, कितना है 0.27 टेस्ला, एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। तो सिंपल, प्लेस द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, दो लंबे तार हैं, पैरेलल हैं, स्ट्रेट वायर है, A एंड B कैरिंग अ करंट्स ऑफ 8 and 5 इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने दो वायर लिए और दोनों से हमने कुछ करंट फ्लो करा दिया, I1 और I2। सेम करंट बोल रहा है, नहीं, यहाँ पर से 8 एम्पियर है और यहाँ से आपका 5 एम्पियर है, ठीक है। सेम डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, इनके बीच का जो सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर ए। तो इसका हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये L है, स्मॉल l, यहीं पर हमको निकालना है फोर्स। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा। इसके इतने पोर्शन में अगर मुझे निकालना है फोर्स कितना लग रहा है, तो आप ये देखिए कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाले फोर्स का कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2πy, जहां पे म्यू नॉट पता है 4π×10⁻⁷, I1 I2 गिवन है, लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर विच इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज y, y इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वायर। आप अपने किताब के हिसाब से यहाँ r याद रखे हैं, ठीक है। तो रख दीजिए सारी की सारी वैल्यू, आ जाएगा आपका आंसर फोर्स कुपाच। और अगर मैं पूछूं कि इसका फोर्स अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि सचिन सर से प्यार तो आप करते ही हो, सचिन सर से प्यार करते हो तो अट्रैक्शन भी है, सचिन सर से प्यार फिजिक्स वाले सर से, बाबा SSP से। तो S एंड A अट्रैक्शन, S सेम, सचिन सर अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन, S फॉर सेम यानी सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन। अरे सर ये क्या है, अपना फंडा है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए, तो लाइव क्लास में आप देखेंगे हम जो है वो चिल्लाते रहते हैं, हमारी एनर्जी बहुत अलग रहती है, वो ऑफलाइन क्लास वाली एनर्जी होती है। लेकिन जब इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं बच्चा, तो जस्ट इमेजिन अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क वी आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरे को देख रहा हूँ, फील ऐसे ही कर रहा हूँ कि मेरा सारा बच्चा पार्टी दिल से मुझे सुन रहा है। और ऐसी वीडियोस में ज़्यादा मज़ा आता है, आपका समय बच जाता है और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाती है ना। थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि जब लाइव सेशन होता है तो हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं आप लोगों से, तो वो समय थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए दीज आर द बेटर ऑप्शन, रिकॉर्डिंग सेशंस। अगला सवाल, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चा, एक सेकेंड, प्यास लग गई है। चलिए आई देखिए, प्यास बुझ गई है, अब पढ़ते हैं। तो एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लंबा, 5 लेयर है, वाइंडिंग 400 टन्स ईच, हर एक लेयर में 400, तो 5 चौके कितना हो गया 20, तो टोटल टन्स बच्चा दे रखा है 2000, ठीक है। लेंथ आपका दे रखा है 80 सेंटीमीटर, को चेंज कर लीजिए, ये आपका 0.8 मीटर हो गया, जरूरत पड़ेगा आगे। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर बोल रखा है इतना, तो रेडियस आपको पता चल जाएगा, दैट इज 1.4 10⁻⁻² मीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियर इट्स सेंटर। तो सेंटर पे ही जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI अपॉन में L होता है, स्मॉल ni जिसको हम तोड़ देंगे n अपॉन L कर देंगे, n आपके पास में L आपके पास में, ये बच्चा सेंटर इसलिए क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज का पहला या दूसरा सवाल ही। तो देखिए, जब हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं ना, तो अंदर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट के आसपास का ही जो डिस्टेंस होता है, कुछ ही डिस्टेंस पर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। जैसे जैसे हम सरफेस पर आते हैं ना, तो इसको एज इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे वक्र हो जा रही हैं, कर्व हो जा रही हैं। तो सेंटर में कुछ डिस्टेंस मिड पॉइंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम सरफेस पर आते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस झुकते जा रही हैं,
कर्व बनाते जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, और वो कितना होता है, मिड पॉइंट का आधा होता है, यानी इसका आधा होता है। इसीलिए यहाँ पर लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाते, म्यू नॉट एन आई बाई 2 एल नहीं लगता, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। सही है, ठीक है। ये देखिए, तो आपका आंसर निकल करके आएगा 2.512 दूढ़े 10 की घाते -2 टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal field of a magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of the torque experienced by the coil? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपका एम बी साइन थीटा होता है बच्चा, एम निया लगा ही देबो, सो एन आई ए बी and then we have sin theta. Just place the value, number of turns is given, current is given, area is given. area कैसे निकालेंगे, तो साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 100 इंटू 10⁻⁴ करना ना भूलें, ठीक। थीटा भी आपका दे रखा है 30 डिग्री, तो टॉर्क यहाँ से निकल जाएगा। चलिए, आसान है, आसान है, बिल्कुल सही है सर। ओके, अगला सवाल करते हैं। ये देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। आ जाओ देखो, यहाँ पर बोलता है दो मूविंग कॉइल मीटर्स हैं M1 एंड M2, इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर न्यूमेरिकल मेरे साथ करो, मजा आएगा आपको, फील आ जाएगा फिजिक्स में। सब दे रखा है, कहता है टू मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जो भी दिया है, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, दोनों में के सेम है। ओके, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का पहले और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो पहले ये देखिए, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी कहाँ पढ़ा था हमने, गैल्वेनोमीटर में, दैट इज NIAB इज इक्वल टू K थीटा, और करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है थीटा अपॉन में आई, कि इतना करंट बहाने पर गैल्वेनोमीटर में कितना एंगल चला, तो थीटा बाई आई इज इक्वल टू NAB बाई K। तो ये पहले वाले का आप निकाल लो, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया बी, सब ये एज इट इज रहेगा, रेशियो लोगे तो कट जाएगा। इसी तरीके से थीटा बाई आई दूसरे वाले के लिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स बी, के सेम है, कट जाएगा, तो N1 A1 B1 अपॉन N2 A2 B2 रख दो, रेशियो निकाल लो। फिर बच्चा बोलता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इसी इक्वेशन को देखिए, अगर मैं नीचे दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये NAB डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ R हो जाता है, और ये I इंटू R क्या बोला जाता है बच्चा, यू नो दैट इज वोल्टेज। सो थीटा बाई V इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये आपका थीटा बाई V हो गया, NAB बाई KR। अब इसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि NAB बाई K आपके पास में ऑलरेडी है। सो ये आपका हुआ करंट सेंसिटिविटी अपॉन में R। तो जब आप फर्स्ट का निकाल रहे हो तो IS1 अपॉन में R करिए, फिर दूसरे का निकाल रहे हो तो IS2 बाई R कर दीजिए, दोनों का रेशियो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, R1 10 ओम दे रखा है, N1 सब सारी की सारी वैल्यू है, इजिली यू कैन कैलकुलेट इट। चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। इन अ चैम्बर, एक चैम्बर है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गाउस, गाउस सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज 10⁻⁴ टेस्ला इज मेंटेन्ड। एक चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड इतना मेंटेन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, शूट किया गया इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक चैम्बर के अंदर फील्ड ऐसा है, बराबर, ये आपका फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को शूट किया गया है ऐसे डिचकियां। अब सवाल क्या बोलता है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा घुसेगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। कम ऑन बच्चों, कितने बार आप पढ़ चुके हो। होता ये है कि जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुसाओगे, इसके अंदर घुसा दोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जरा सोचिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, -E V क्रॉस बी, वैसे होता है Q V क्रॉस बी, बट Q पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी आपका Q VB का डायरेक्शन आएगा उसको उल्टा कर दीजिए, देन यू विल गेट अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। सो हाउ टू गेट द डायरेक्शन, इसके लिए भी मैंने फिजिक्स के ट्रिक्स बहुत सारे बनाए कि हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। प्लीज वॉच दोज प्लेलिस्ट बच्चा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। क्या मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स ट्रिक्स बाय SSP सर। तो चलिए, वेलोसिटी कहाँ है, ये रही, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, थंब कहाँ है, ऊपर। तो मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ अंदर ऐसे v वेलोसिटी से आता भी है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसलिए कहाँ लग जाएगा, नीचे।
तो देखिए वेलोसिटी ऐसी है तो फिर ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये इसको घुमा देगा ना, अरे क्योंकि वेलोसिटी ऐसी थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, बट फोर्स नीचे लग रहा है, तो वो पूरी तरह से अंदर भी नहीं जाएगा, पूरी तरह से इधर भी नहीं जाएगा, तो घूम जाएगा। अब इस जगह पर देखिए, किसी भी जगह पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के बराबर होगा, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, अंदर की तरफ है, तो अगेन जब आप v क्रॉस v करोगे तो ये आपका डायरेक्शन किसका हुआ, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का, बट इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ लग रहा है। ऐसे ही हर जगह पर ये ऐसे सेंटर पे लगता है, इसलिए ये ऐसे सर्कल में बनाता है, जो कि आप जानते भी हो कि 90 डिग्री के एंगल पर घुसता है तो सर्कल ही बनाता है। तो पहले का आंसर हो गया। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, कम ऑन बच्चों, r इज इक्वल टू mv अपॉन में qb, दैट्स इट। ठीक है, चलो नंबर 12 इन एक्सरसाइज 4.11, इससे पहले वाले सवाल में ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, qb अपॉन 2πm। क्या आपका आंसर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए साफ साफ, फ्रीक्वेंसी में कहाँ वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, ओके चलो अगला सवाल 4.13, a circular coil of 30 tons and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field line makes an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. ए मेरे लाल बाल गोपाल, इसको कराऊं कि नहीं कराऊं, सिंपल है ना, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, रेडियस दिया है, तो NIAB फॉर्मूला ही है आपका, तो लगा दीजिए NIAB साइन थीटा, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ MB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। देखिए मुझे आसान क्यों लग रहा है, पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हमें आसान लग रहा है। हम भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो शायद हमें भी आसान नहीं लगता। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसान होते हैं, सिर्फ उन्हें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को ढंग से जीना होता है, तो तुरंत देखते ही पता चल जाता है यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स IAB साइन थीटा, थीटा भी गिवन है। फिर दूसरा, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वेर रिप्लेस्ड by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area. All other particulars are also unaltered. मतलब बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, बस तुम सर्कुलर कॉइल को रिप्लेस कर दो अजीब तरीके के कॉइल से, बट इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है, बाकी कीपिंग सारी क्वांटिटी सेम, तो काहे लिए चेंज होगा भाई, नहीं ना चेंज होगा, क्योंकि आप कह रहे हो बच्चा वो इरेगुलर शेप का है, बट एरिया तो आप कह रहे हो सेम है, बाकी सारी चीजों को अनअल्टर्ड कर रहे हो, चेंज कर ही नहीं रहे हो, तो फिर टॉर्क चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम रिलेशन दैट द मैग्नीट्यूड, साफ साफ लिखा हुआ, इट नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप, सॉल्व कर लिया है। अब ये जो पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन रखा है, ये आप मेरे एप्लीकेशन पर जा कर के भी ले सकते हो, और दूसरा हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा।